दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से एक PACL की न्यू अपडेट के साथ। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं PACL के फॉर्म में करेक्शन कैसे हो सकती है, हो भी सकती है या नहीं हो पाएगी। आपने अगर फॉर्म के अंदर हम आपको बताएंगे आपकी क्या क्या आपकी मिस्टेक हैं, अगर आपने वो कर दी हैं तो आपकी वो फॉर्म रिजेक्ट होगा या आपका वो फॉर्म मान्य रहेगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, जो आपका बैंक वेरिफिकेशन लेटर है उसमें आपने जो डाटा फिल किया है वो ही आपका डाटा या फिर आपका जो कैंसिल चेक है उसी से आपका अकाउंट से रिलेटेड डाटा माना जाएगा। अगर आपने इसमें अकाउंट नंबर, आपने जब उसमें कॉलम के अंदर अकाउंट नंबर आपने वहाँ पे फीड किया है, वहाँ पे अगर आपने बाई मिस्टेक कुछ गलत भी भर दिया गया है तो उसमें चिंता करने का कोई विषय नहीं है। अगर आपका बैंक वेरिफिकेशन लेटर के अंदर डेटा जो अपने अकाउंट नंबर वगैरह भरा है वो आपका करेक्ट है तो वो आपका करेक्ट ही मान लिया जाएगा। और आपका उस अगर जैसे आपने कैंसिल चेक दिया है तो उसमें तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। उसके अंदर तो आपका बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का एड्रेस एक्चुअल दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेम की। तो नेम के लिए अलग अलग कॉलम दिए गए हैं यहाँ पे, उनके अंदर अलग अलग अगर आपका नेम है तो आपको अलग अलग ही फीड करना है। जैसे नेम ऑफ क्लेमेंट एज पर बैंक अकाउंट, ये तो बैंक अकाउंट के अनुसार हो गया। इसके बाद आपका एक बार नेम इसमें पूछा जाता है, नेम ऑफ क्लेमेंट एज पर सर्टिफिकेट। PACL बॉन्ड के अनुसार आपका जो नेम है आपको वहाँ पे वो नेम डालना है। और पैन कार्ड वाले कॉलम के अंदर आपको जो पैन कार्ड के अनुसार आपका नेम है वो डालना है। कुछ लोगों के नेम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे किसी ने देवी लगा रखा है तो किसी ने शर्मा लगा रखा है, किसी के लास्ट नेम में डिफर है, तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला है। जिनका नेम के लास्ट में अगर कोई डिफर है, अगर आपका नेम पूरा ही डिफर है तो उसको तो आप ये रिजेक्ट ही समझे उस फॉर्म को, क्योंकि नेम अगर आपका बिल्कुल डिफरेंट नेम है एज पर बैंक डिटेल, एज पर पैन नंबर और एज पर बॉन्ड, तो वो तो आपका फॉर्म अब उसको रिजेक्ट ही समझे। इसके बाद बात करते हैं जिन लोगों के पास PACL का बॉन्ड नहीं है और PACL की स्लिप है जिनके पास, तो दोस्तों उनके लिए बता दें जिसके पास PACL के द्वारा दी गई बॉन्ड की डिपॉजिट स्लिप है, चाहे वो कंप्यूटराइज हो या फिर मैनुअल बना के दी गई हो, उनको अभी PACL के लिए रिफंड क्लेम नहीं करना है। उनके लिए कस्टमर केयर से की गई बात के अनुसार उनके लिए आगे कोई ऑप्शन आ सकता है 30 अप्रैल के बाद। 30 अप्रैल तक सिर्फ उन्हीं के लिए रिफंड प्रोसेस है जो जिनका एक्चुअल बॉन्ड, उनके पास ओरिजिनल बॉन्ड उपलब्ध है या ओरिजिनल उनका अगर गुम भी हो गया है तो उनके पास अगर उसकी फ़ोटोकॉपी उपलब्ध है तो उन्हीं को अप्लाई करना है 30 अप्रैल तक। इसके बाद आपको बताते हैं कि आपको बॉन्ड के साथ सारी स्लिप अपलोड अगर आपके पास नहीं भी है तो आप लास्ट स्लिप को अपलोड कीजिए, बॉन्ड सर्टिफिकेट के साथ लास्ट स्लिप को अपलोड कीजिए। और आपको अमाउंट, अगर आपने गलत अमाउंट भी डाल दिया है तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जो रिफंड करते वक्त PACL का डेटा भी देखा जाएगा, PACL के डेटा से आपके डेटा का मिलान किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि अभी तक तो कि प्रिंसिपल अमाउंट ही क्लेम करना है और प्रिंसिपल अमाउंट ही मिलेगा सभी निवेशकों को। तो दोस्तों अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, रिफंड अप्लाई कर रहे हैं, तो आप PACL अमाउंट ही भरें। ऐसा PACL सेबी के कॉल सेंटर के द्वारा पता किया गया है कि हमें कौन सा अमाउंट भरना है, तो आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट भरना है। आपको उसमें अगर आपने दूसरा कोई अमाउंट भर दिया है तो भी इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको आपके इसके डेटा को PACL में जो डिपॉजिट डेटा था उसके साथ टैली किया जाएगा, उसके बाद ही रिफंड प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ करेक्ट मिस्टेक्स कर दी हैं, उसको किस तरह से एडिट करें। तो मेनली क्या क्या मिस्टेक हो सकती थी हमने बताई आपको। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप अगर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट अगर 300 KB अधिकतम डेटा का होगा, साइज़ का होगा, तो ही आपका अपलोड होगा, उसके ज़्यादा साइज़ का आप अपलोड नहीं होगा। इसलिए
आपको ध्यान ये रखना है कि आप 300 KB करने के चक्कर में कभी उस डॉक्यूमेंट को 10 या 20 KB में अपलोड कर दें। इतना छोटा भी मत कीजिए कि उसके अंदर जो दिए गए सामग्री है वो पढ़ने में ही ना आए। इसलिए आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा उसको साइज़ को आप 200 से और 300 KB के बीच रख सकते हैं, जिससे आराम से उसके अंदर जो लिखे गए सभी अल्फ़ाबेट वगैरह जो बॉन्ड नंबर हैं उनको पढ़ा जा सके आराम से, उसमें कोई दिक्कत ना आए। डॉक्यूमेंट आपको ब्लैक एंड वाइट में ही अपलोड करने हैं। आप जो उसमें फ़ोटो है आपकी फ़ोटो को आप ध्यान रखिए कि आपकी करंट टाइम की फ़ोटो होनी चाहिए और फ़ोटो आपकी कलर होनी चाहिए। फ़ोटो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो, उसकी भी साइज़ आपकी 0 से 300 KB के बीच होनी चाहिए। और आप कोशिश रखें कि ये 200 से और 300 KB के बीच आप इसको बना के, अगर आपकी साइज़ बड़ी है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं सिस्टम के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपकी जो आपने फ़ोटो वगैरह स्कैन की है, जो आपने डॉक्यूमेंट स्कैन की है, उनको भी किसी लंबे नाम से सेव ना करें। अगर आप उनको लंबे नाम से सेव करेंगे तो वो भी आपका इसके अंदर अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको शॉर्ट से शॉर्ट नाम में रखें। जैसे बॉन्ड है तो उसको बॉन्ड के नाम से सेव करें, स्लिप है तो उसको स्लिप के नाम से सिस्टम में सेव करें और फिर अपलोड करें। इसके बाद दोस्तों आपको एक करेक्शन के बारे में बता देते हैं कि करेक्शन अभी फ़िलहाल करेक्शन का कोई कॉलम नहीं है कि आपने एक बार अगर सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप उसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं, आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। बताया जा रहा है शायद आगे 30 अप्रैल के बाद इसमें कुछ समय के लिए करेक्शन के पोर्टल को भी खोला जाए। मीन्स करेक्शन इसके अंदर दोबारा आप लॉगिन करें और आपका लॉगिन हो जाए और आप वहाँ से अपने करेक्शन को करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसका कोई इसके बाद करेक्शन अगर आपको कोई भी करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। आपकी अगर कोई करेक्शन है, बशर्ते आपके पास आपका यूज़र नंबर मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड ना भूले, आपका पासवर्ड याद रखें और जिस मोबाइल से आपने किया है उसी मोबाइल से वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपकी करेक्शन संभव हो पाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आप करेक्शन के लिए परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ समय के लिए वेट कीजिए, शायद करेक्शन भी संभव हो पाए इसमें PSL रिफंड के अंदर। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 30 अप्रैल तक अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो आप प्लीज़ सबमिट कर दें। अगर आपको सबमिट करते वक्त कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है या आपके किसी तरह की कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी जहाँ तक हो सकेगी पूरी सहायता। एक दोस्तों जब आप इसमें PSL रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें आप मोबाइल से इसमें अप्लाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मोबाइल में प्रॉपर डेटा आप नहीं भर पाएंगे। इसमें कई तरह की समस्याएं आ रही है। आप कोशिश आप करें, अगर आपके पास सिस्टम है तो कंप्यूटर के द्वारा, आप कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा ही इसमें रिफ़ंड अप्लाई करें, जिससे इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो सकें। इसके बाद आपको बता दें सबसे बड़ा इश्यू इसमें यही है कि कुछ बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि उनके पास PSL के द्वारा दी गई स्लिप है तो किसी के पास कंप्यूटराइज स्लिप है, किसी के पास कंप्यूटराइज स्लिप नहीं तो हाथ से लिखी हुई स्लिप है। उनको हम एक बार दोबारा बता देते हैं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सेबी के द्वारा यही कहा गया है। हमने भी कॉल सेंटर से बात की थी और उसमें यही बताया गया है कि उनको अभी वेट करना है, उनको अभी अप्लाई नहीं करना है। लेकिन कई लोगों के द्वारा किया क्या जा रहा है कि वो सारा डिटेल भर देते हैं, जब उनसे PSL सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वो वहाँ पे PSL सर्टिफिकेट के अंदर उस स्लिप को अपलोड कर रहे हैं। जब उनसे वो PSL सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जा रहा है तो उसमें वो डम्मी नंबर डाल रहे हैं। आप ऐसी गलती ना करें। आपका डॉक्यूमेंट अगर PSL के पास जमा है, आपका ऑलरेडी बॉन्ड जमा है, तो आप ये भी मान सकते हैं कि आपका रिफंड ऑलरेडी पहले अप्लाई हो चुका है। अगर आपके डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसके लिए आवेदन दोबारा मांगा जा सकता है आपसे। इसके लिए आप वेट कीजिए, ना कि आप उसको गलत अपलोड कीजिए। रही बात आपकी साइट की चलने की, तो दोस्तों अब साइट को चलने में कोई इतनी खास परेशानी नहीं आ रही है। साइट लगभग सही वर्क कर रही है PSL की अभी फ़िलहाल के लिए। कुछ टाइम के लिए शायद अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन शाम सुबह में अगर आप करेंगे तो आराम से आप कितने भी आवेदन अप्लाई कर सकते हैं रिफंड के। इसलिए इस मेनली तो इसी चीज़ से बचें कि आप अगर PSL
कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास बॉन्ड नहीं है, तो आप इसमें डमी डाटा डाल के अप्लाई ना करें, क्योंकि इसमें करेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप बाद में ये चाहेंगे करेक्शन करेंगे तो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें करेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है। आगे हो सकता है इसमें करेक्शन का कोई सिस्टम आए, या आपसे दोबारा मांग लिया जाए कि आप अपने जिनके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो अप्लाई करें, और आप उस टाइम अपने उस रजिस्ट्रेशन नंबर से करने लगे तो सिस्टम बोले कि आपने तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। उस टाइम हम लोग इस चीज़ में फंस जाएंगे, हमारा ना तो वहाँ पे सबमिट हो पाएगा, ना दूसरी जगह सबमिट हो पाएगा। इसलिए आप वेट कीजिए। अगर आपने पहले अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को अभी डमी डाल के एंगेज कर दिया तो बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ नहीं हो पाएगा। 100% आप इसमें पूरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए आप फिलहाल इसमें अप्लाई ना करें।